हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की इस कक्षा में व्यक्तित्व की इस चैप्टर में सिगमंड फ्राइड के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछली जो आपकी क्लास हुई थी उसमें हमने व्यक्तित्व में प्रकार सिद्धांत के बारे में पढ़ा। प्रकार सिद्धांत में अभी तक हमने कार्ल युंग और आपका ई क्रैचमर, इन दोनों ने किस आधार पर पर्सनैलिटी को बांटा था ये पढ़ा है। अब भी प्रकार सिद्धांत में आपके डब्ल्यू एच शेल्डन, स्प्रेंगर, भगवत गीता के अनुसार थॉर्नडाइक, तो इन सब के अनुसार अब भी प्रकार सिद्धांत बचता है। उसको हम आने वाली 2 या 3 क्लास के बाद ही डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के पर्सनली कमेंट आए थे या मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पर्सनैलिटी में सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, या पर्सनैलिटी के बारे में सिगमंड फ्राइड ने क्या कुछ कहा उसके बारे में कुछ क्लास आपकी अटेंड की जाए। तो उनके इन मैसेजेस को देखते हुए हमने पहले व्यक्तित्व में सिगमंड फ्राइड के बारे में चर्चा करना ही उचित समझा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिटेल से सिगमंड फ्राइड को लेकर कि सिगमंड फ्राइड ने इस व्यक्तित्व में आपका क्या क्या डिस्कशन की है, और सिगमंड फ्राइड के बारे में जहाँ जहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सिगमंड फ्राइड का जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, सबसे पहले तो इसके बारे में ही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जो सिगमंड फ्राइड थे इनका जन्म 6 मई 1856, ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था 6 मई 1856, और ये इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया, ब्रैकेट में लिख लीजिए, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी आपकी? वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था। ये इनके बारे में पहली इंपॉर्टेंट चीज़। फिर यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है, जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को, सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को, मूल प्रवृत्ति आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, ध्यान रखना, मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का मानक तत्व माना, ध्यान रखना, मानक तत्व माना। अगर क्वेश्चन कहता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंस्टिंक्ट, या मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा जाता है, नाम रहता है विलियम मैक्डूगल, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उनका ही कहना था कि किसी मूल प्रवृत्ति का जो जन्म होता है हमेशा किसी भाव के कारण होता है या एक संवेग के कारण होता है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को मानव के व्यवहार का मानक तत्व माना, ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो नाम किसका रहेगा? सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई 2 प्रकार की, एक आपकी इन्होंने मूल प्रवृत्ति बताई थी जिंजीविषा, ध्यान रखना, इन्होंने मूल प्रवृत्ति बताई जिंजीविषा, और एक इन्होंने बताई थी आपकी मुमूर्षा, ध्यान रखना, एक इन्होंने बताया आपकी मुमूर्षा। जिंजीविषा और मुमूर्षा, देखो जिंजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, जिंजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। मुमूर्षा का मतलब होता है मरने की इच्छा। अगर कभी क्वेश्चन रहता है कि प्रेम आपके सिगमंड फ्राइड के अनुसार कैसी मूल प्रवृत्ति है, तो ये जिंजीविषा, जीने की इच्छा। देखो, जिसको प्रेम का लोभ होता है,
जो प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है, उसमें जीने की ही इच्छा होगी। एक टर्म आपकी जो एग्जाम में रहती है, आत्म संरक्षण, ठीक है, यानी सेल्फ सिक्योरिटी होती है, आत्म संरक्षण। जो कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए जो जीने की इच्छा रखता है, वही आपकी सिक्योरिटी की भी उम्मीद रखता है। अब जो मरने की ही इच्छा रखता है, उसको किस प्रकार की सुरक्षा की जरूरत होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड ने बोल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का मानक तत्व कहा। अब इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों में डिवाइड किया, जिंजीविषा और मुमूर्षा। जिंजीविषा जीने की इच्छा, जिसमें आपका प्रेम, आत्म संरक्षण। फिर उन्होंने बात की मुमूर्षा, यानी मरने की इच्छा। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि सिगमंड फ्राइड ने कुछ एक टर्म जो आपकी यूज़ की है। सबसे पहले आपकी जिन्होंने टर्म एक यूज़ की, ठीक है, जैसे आपका ऑडिपस ग्रंथि, ध्यान रखना, ऑडिपस ग्रंथि, ठीक है, ये ग्रंथि होती है, किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इन्होंने बात की इलेक्ट्रा ग्रंथि, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। फिर इन्होंने एक चीज़ पे बात की थी, नर्सिज्म, ध्यान रखना, एक शब्द इन्होंने दिया नर्सिज्म। अभी बात करेंगे कि ये क्या होता है नर्सिज्म। एक इन्होंने शब्द दिया लिबिडो, ध्यान रखना। ये सभी किसने शब्द दिया, आपकी सिगमंड फ्राइड ने। ध्यान रखना, इन्होंने आपकी बात की ऑडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, नर्सिज्म और आपका लिबिडो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑडिपस ग्रंथि, ठीक है। ऑडिपस ग्रंथि जो जिम्मेवार होती है, हमेशा ध्यान रखना, ये मातृत्व प्रेम के लिए जिम्मेवार होती है, यानी माता के प्रति प्यार। क्वेश्चन रहता है कि एक लड़का अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार अपनी माता को करता है। ध्यान रखना कि एक लड़का अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार एक माता को करता है। उसके लिए जो जिम्मेवार ग्रंथि होती है, तो लड़कों में इसके लिए जिम्मेवार ग्रंथि कौन सी होती है, ऑडिपस ग्रंथि। देखो, एक लड़के से अगर पूछ लिया जाए या किसी लड़की से पूछ लिया जाए, ठीक है, उनके लिए चुनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सभी बच्चे माता पिता सभी से प्रेम करते हैं, ठीक है। इसको ना तो मापा जा सकता है, ना इसको तोला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें ना तो किसी लड़के का दोष होगा, ना ही लड़कियों का दोष होता है। इसमें दोष किसका होता है, इन ग्रंथियों का। एक लड़का अगर माता पिता में सबसे अधिक प्यार एक माता को करता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन सी है, ऑडिपस ग्रंथि, ठीक है। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि है, ये जिम्मेवार होती है पितृत्व प्रेम के लिए, यानी पिता से प्रेम के लिए। और ये ग्रंथि पाई जाती है आपकी लड़कियों में। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक लड़की अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार किसको करती है, अपनी पिता को, तो उसके लिए जिम्मेवार क्या होती है, ये इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो ध्यान रखना, लड़कियों में पाई जाती है आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि, लड़कों में पाई जाती है आपकी ऑडिपस ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि जिम्मेवार होती है मातृत्व प्रेम के लिए, यानी एक लड़का माता पिता में सबसे अधिक प्यार अपनी माता को करता है। फिर बात की जाए लड़कियों की, कि एक लड़की अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार अपने पिता को करती है, उसके लिए जिम्मेवार होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो सीधा याद रखिए, ऑडिपस ग्रंथि मातृत्व प्रेम यानी माता के प्रति प्यार, इलेक्ट्रा ग्रंथि पितृत्व प्रेम यानी पिता के प्रति प्यार, ठीक है। लेकिन जो नर्सिज्म है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नर्सिज्म का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको स्वमोह कहा जाता है, ध्यान रखना। लेकिन हिंदी की टर्म एग्जाम में नहीं दी होती है, हिंदी की टर्म दी होगी वैसे ही पहचान लोगे, ठीक है। तो वो भी तो क्वेश्चन घुमाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि नर्सिज्म क्या होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने आप को ही प्यार करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने आप से ही प्रेम करता हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्वयं से प्यार के लिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन रहे कभी कि स्वयं से प्यार के लिए कौन सी, या ग्रंथि तो नहीं कह सकते कि स्वयं से प्यार के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, वो क्या कहलाएगा, नर्सिज्म, ठीक है। हाँ, लड़कियां अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार पिता को करती है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, लड़की अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार अपने माता को करते हैं तो ऑडिपस ग्रंथि के कारण। फिर बात आती है कि फिर ये लिबिडो क्या है, ठीक है। पिछली बार
जो आपका HP टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये शब्द दोनों ही टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि लिबिडो क्या है। देखो सबसे पहले तो कि लिबिडो शब्द आपका किसने दिया, सिगमंड फ्राइड। और लिबिडो का अर्थ क्या होता है तो ध्यान रखना, लिबिडो का हिंदी मीनिंग होता है काम वासना। ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, काम वासना, या आप कह सकती हो कि काम प्रवृत्ति का बढ़ना, काम प्रवृत्ति का बढ़ना। ठीक है, कि लिबिडो का अर्थ क्या होता है, काम वासना या काम प्रवृत्ति का बढ़ना। या आप कह सकती हो जब किसी व्यक्ति की जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जब ये जनरेट होता है तो आपकी काम वासना बढ़ जाती है। ध्यान रखना, जब सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जब आपके जनरेट होंगे तो आपकी क्या होता है, काम वासना बढ़ जाती है। हार्मोन में भी अगर बात करूँ तो आपका एक हार्मोन होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखना, ध्यान रखना टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन आपका जब जनरेट होता है, बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन, तो आपका ये सेक्सुअल हार्मोन जनरेट हो जाता है जिसके कारण काम प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब कभी काम वासना बढ़ती है, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, लिबिडो। तो ध्यान रखना, ऑडिपस ग्रंथि जिम्मेवार है मातृत्व प्रेम के लिए, इलेक्ट्रा ग्रंथि पितृत्व प्रेम के लिए, यानी लड़कियां अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार किसको करती है, अपने पिता को। नर्सिज्म केवल अपने आप को प्यार करना, स्वयं से प्यार करना। लिबिडो का अर्थ काम वासना या काम प्रवृत्ति का बढ़ना। ठीक है, अब बात करेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने जो मन के प्रकार बताए थे, आपके मन के प्रकार बताए, ये मनोविश्लेषण, ध्यान रखना, मनोविश्लेषण वाद के आधार पर बताएं। ठीक है, ध्यान रखना, साइको एनालिसिस, ध्यान रखना साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस कि सिगमंड फ्रायड ने मन के जो प्रकार बताए मनोविश्लेषणवाद के आधार पर, साइको एनालिसिस के आधार पर। ठीक है, अब साइको एनालिसिस के आधार पर इन्होंने मन के कितने भाग बताए या मन को कितने भागों में बांटा था, तो ध्यान रखना 3 भागों में। सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि एक आपका जो मन होता है वो चेतन मन होता है, जिसको आप कहते हो कॉन्शियस माइंड। एक आपका रहता है अर्धचेतन, जिसको कहा जाता है सबकॉन्शियस, अर्धचेतन जिसको कहा जाता है सब कॉन्शियस। ठीक है, एक आपका रहता है अचेतन, ठीक है, जिसको कहा जाता है अनकॉन्शियस। तो ध्यान रखना, चेतन कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन आपका अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कि अब ये जो मन के प्रकार होता है, ठीक है, ये किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है, इसकी क्या क्या विशेषता रहती है। ध्यान रखना, मन का जितना भी हिस्सा होगा ये अपने आप ही हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर जो भी पाया जाए अपने आप में 100% है। जब तक हम किन्हीं 2 चीज़ों का कंपैरिजन नहीं करते, तुलना नहीं करेंगे, तब तक उनके बीच में कभी भी ये परसेंटेज का बटाव नहीं हो सकता है। तब तक अपने आप में क्या है, 100%। 2 व्यक्तियों की जो क्षमता होती है वो 100% है। लेकिन अगर दोनों को एक काम दिया जाए, यानी उनके बीच में कोई कंपैरिजन होता है, तो वहीं से आपकी क्षमताएं घटनी और बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि इस 100% में जो चेतन मन का हिस्सा है वो कितना है और अचेतन मन का हिस्सा कितना है, क्योंकि जो अर्धचेतन है ये केवल क्या है, इन दोनों के बीच का एक हिस्सा है जुड़ा हुआ। तो ध्यान रखना, 100% में से जो कॉन्शियस माइंड होता है किसी में भी, वो केवल कितना होगा, 10%। अगर मैं प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करूँ, 10% का मतलब हमेशा होता है बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। आप कह सकते हो 1/10, यानी चेतन मन की अगर मैं या मन की मैं बात करूँ तो मन के टोटल कितने हिस्से हो गए, 10 हिस्से। जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा आपका कुल नंबर होता है। ठीक है, कि मन के कुल 10 हिस्से, उस 10 में से जो एक हिस्सा है वो किसका है, कॉन्शियस माइंड का। अब देखो, अगर टोटल 10 है और 10 में से एक हिस्सा मैं चेतन को दे दूँ तो वापस कितने बचे, कह सकते हो कि 9 हिस्से। और ये 9 किस में से, 10 में से। तो सीधा ध्यान रखिए
कि 9/10 हमेशा आपका अचेतन मन होगा, यानी 10 में से 9 हिस्से किसके होंगे, अचेतन मन के, और 10 में से एक हिस्सा किसका होगा, चेतन मन का। तो ध्यान रखना, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो आपका अचेतन मन है। ठीक है, कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था वो अचेतन मन है। तो ध्यान रखना 10%, और ये आपका हो गया, अगर इसको वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे कह दोगे 90%। 100 में से 10 चेतन मन, 90 आपका अचेतन मन। अब यहाँ पर चेतन मन, ध्यान रखना, वर्तमान से संबंधित जितनी भी आपकी क्रिया होती है, यानी प्रेजेंट टाइम में जिस समय आप जो सोचते हो वही आपको याद है, या वर्तमान समय आपको क्या याद है प्रेजेंट टाइम में, वो हमेशा आपका कैसा हो, चेतन मन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मन या मस्तिष्क से जागृत अवस्था। ध्यान रखना, मन या मस्तिष्क से जागृत अवस्था। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में रहता है, कभी पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन या मस्तिष्क से जागृत अवस्था कौन सी है, तो मन की जो मस्तिष्क से जागृत अवस्था वो चेतन अवस्था है। ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो चीज़ें आपको याद है, जो वर्तमान समय में कार्य करते हो, सारा ही कैसा है, कॉन्शियस माइंड है। मन या मस्तिष्क से जागृत अवस्था चेतन मन है। अगर मैं अर्ध चेतन की बात करूँ, ध्यान रखना, कुछ ऐसी बातें जो हमें तुरंत याद नहीं आती। ध्यान रखना, कुछ ऐसी बातें जो हमें तुरंत याद नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद, ध्यान रखना, कुछ समय बाद हमें याद आ जाती है, कुछ समय बाद हमें याद आ जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पूछ लिया जाए, ठीक है, और हमें तुरंत उसका कोई भी ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, हमें ये चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है। तो वो हमेशा कैसी होती है, आपका अर्धचेतन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछ ले कि कल आपने शाम की भोजन में क्या खाया, कि कल शाम, या पिछले कल कह सकते हो, पिछले कल शाम के समय आपने क्या भोजन किया था, पहले हमें याद नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद हमें याद आ जाता है कि जो भी आपने खाया हो। ठीक है, तो आपका क्या है, अर्ध चेतन है, सबकॉन्शियस है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ ऐसी बातें जो हम भूल गए और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती है। ध्यान रखना, कुछ ऐसी बातें जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती है। ठीक है, वो हमेशा कैसी होती है, आपकी अचेतन होती है, और अचेतन का तो वैसे ही 90% हिस्सा है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जितनी भी दुखद बातें होगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा किस में होती है, अचेतन मन। या क्वेश्चन कहता है कि जितनी भी कटु अनुभूतियाँ हैं, आप कह सकते हो कुछ ऐसी बातें जो पीड़ादायक होती है, जो आपको दुख पहुंचा रही हो, कटु अनुभूतियाँ हो, जिसको आप कभी भी याद नहीं करना चाहते। ठीक है, उसको आप मन के किस हिस्से में दफन कर देते हो, अपने अचेतन मन में। ध्यान रखना, किस में चला जाता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड में। तो फ्रेंड्स, आज हमने थोड़ी सी बात की आपकी सिगमंड फ्रायड को लेकर। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड में हमने अभी क्या पढ़ा, इसको थोड़ा सा ओवर रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, हमने बात की कि जो सिगमंड फ्रायड है उनका जन्म कब हुआ था, 6 मई 1856 को। कहाँ पर जन्म हुआ, ऑस्ट्रिया वियना में। फिर हमने बात की कि सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का मानक तत्व कहा। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, 2, जिंजीविषा और मुमूर्षा। जिंजीविषा जीने की इच्छा, मुमूर्षा मरने की इच्छा। प्रेम क्या है, जिंजीविषा है। आत्मसंरक्षण क्या है, जिंजीविषा है। फिर हमने बात की थी ऑडिपस ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि जिम्मेवार होती है मातृत्व प्रेम के लिए या माता से प्रेम के लिए। एक लड़का अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार अपनी माता को करता है ऑडिपस ग्रंथि के कारण। फिर इलेक्ट्रा ग्रंथि पितृत्व प्रेम के लिए या पिता से प्रेम के लिए, कि
लड़कियों में ऐसी कौन सी ग्रंथि है, या लड़की अपने माता पिता में सबसे अधिक प्यार अपने पिता को करती है किस ग्रंथि के कारण? तो आपका जिम्मेवार रहती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। फिर बात रहती है कि नर्सिज्म क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से ही प्यार करे, केवल स्वयं से प्यार करे, उसी को क्या कहा जाता है? नर्सिज्म। फिर बात रहती है कि लिबिडो क्या है? लिबिडो का मतलब होता है काम वासना या काम प्रवृत्ति का बढ़ना। जब आपके सेक्सुअल हार्मोन्स जनरेट होता है, बढ़ता है, तो आपकी काम उत्तेजना बढ़ जाती है, यानी काम प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? लिबिडो। फिर हमने बात की कि सिगमंड फ्रायड ने मन के जो प्रकार बताया किस आधार पर? ध्यान रखना, मनोविश्लेषणवाद के आधार पर, यानी साइको एनालिसिस। मन को इन्होंने 3 भागों में बांटा: चेतन कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन सबकॉन्शियस माइंड्स, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। अब जो चेतन मन है, मान लीजिए मन का कुल 100% हिस्सा है, इस 100 में से जो चेतन मन है वो कितने प्रतिशत है? 10%। प्रतिशत को हमने भिन्न में कन्वर्ट किया तो आपकी वैल्यू बन गई 1/10, यानी 10 में से एक हिस्सा चेतन का, तो 10 में से वापस कितने बचे? 9। तो 9 हिस्से किसके हो गए? अचेतन के। इसीलिए अचेतन मन कितना हुआ? 9/10, यानी 90%। फिर बात करते हैं कि चेतन मन एक ऐसा मन है, या कह सकते हो मन का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें वर्तमान संबंधी सारी बातें होती है। वर्तमान में जो भी चीज़ आप सोचते हो, जो भी कार्य आप करते हो, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होती है वर्तमान समय की, वो कहाँ रहती है? चेतन मन में। फिर कहा जाता है कि जो चेतन मन है उसको मन या मस्तिष्क की जागृत अवस्था कहा जाता है। फिर बात आती है अर्धचेतन सबकॉन्शियस। कुछ ऐसी बातें जो हमें तुरंत याद नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद हमें याद आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर यहाँ पर अचेतन मन कि कुछ ऐसी बातें जो हम भूल जाते हैं और हमारे याद करने पर भी हमें याद नहीं आती, जैसे दुखद बातें, कुछ कटु अनुभूतियाँ। तो ये हमेशा मन के किस अवस्था में चला जाता है? अचेतन मन। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की सिगमंड फ्रायड को लेकर। ठीक है, इसी तरीके से अगली क्लास में हम सिगमंड फ्रायड को लेकर ही फिर बात करेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा। फिर सिगमंड फ्रायड की जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कि कितनी अवस्थाएं दी, उन अवस्थाओं की क्या विशेषता है, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। और सिगमंड फ्रायड से आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है। सिगमंड फ्रायड क्या आपका पूरा जो पर्सनैलिटी का चैप्टर है, या व्यक्तित्व का जो भी आपका चैप्टर है, व्यक्तित्व का आपका कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अंत में आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियोज़ शेयर करोगे तो ये वीडियोज़ जो है हर एक बच्चे को जिसको साइकोलॉजी की नीड है, ठीक है, जो टीजीटी या जेबीटी कमीशंस की तैयारी कर रहा है, या कोई भी आपका सीटेट या जेबीटी टैट, चाहे आपका एचपी का हो, चाहे कहीं से भी आपका वो तैयारियाँ कर रहा है, उसके लिए जो वीडियोज़ है आपकी बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।